नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का पार्ट 4। तुम चकित हो? वो राशि पोशाक वाले प्रौढ़ शख्स ने बड़ी गर्जदार आवाज में सवाल किया। हाँ, रेखा मुश्किल से ही कह पाई। इस कमरे का माहौल देखकर। अगला सवाल था। हाँ, रेखा ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। जो रात तुम लोगों के लिए रात है, वो रात हम लोगों के लिए दिन है। हमारी रातें प्रकाशमान होती हैं और दिन अंधेरे। जब तक तुम लोग सो जाते हो तो हम बाहर आते हैं। सर्वत्र हमारा राज्य होता है। आप कौन हैं? रेखा ने साहस कर पूछा। ये मैं बताना भी चाहूं तो नहीं बता सकता, समझाना चाहूं तो भी नहीं समझा सकता। केवल इतना समझ लो कि तुम्हारे कारण से मुझे आजादी मिली है। मैं तुम्हारा आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ। मेरे कारण से? रेखा आश्चर्यचकित थी। वो कैसे? ना तुम यहाँ आती, न पिंजरे में वो आता, न खून फैलता, और ना उस खून में हम स्नान करते हैं। मैं अभी नहीं समझी आप क्या कह रहे हैं। रेखा वास्तव में ही कुछ नहीं समझी थी। हम समझा भी नहीं सकते और तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं। ये कहकर उसने अपना हाथ फैलाया और उसकी हथेली पर एक किताब नमूदार हुई। ये लो, ये हमारी तरफ से एक तुच्छ सी भेंट है, इसे रख लो। रेखा ने उठकर उसकी हथेली पर रखी किताब ले ली और चाहती थी कि उसे खोलकर देखे कि वो शख्स बोल उठा। नहीं, अभी नहीं, अपने कमरे में जाकर देखना। जी अच्छा, आपका धन्यवाद। तब वो अधेड़ उम्र शख्स, जो अपने गेटअप व सेटअप से किसी ऐतिहासिक ड्रामे का पात्र लगता था, अपनी बलखाती छड़ी के सहारे उठा और बोला, अब तुम जाओ। और हाँ, कोई आवश्यक नहीं कि हमारे भेद तुम लोगों पर खोलती फिरो। मेरी बात समझ गई ना तुम? हाँ, रेखा ने नम्रता से गर्दन हिलाई और वापसी के लिए मुड़ी। और अभी उसने 2 ही कदम बढ़ाए होंगे कि कमरे में एकाएक अंधेरा छा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। घुप अंधेरा था और एक विचित्र सी ठंडक। वो दरवाजे के निकट थी, मगर उसे दरवाजा नजर नहीं आ रहा था। उसने जल्दी से टटोलकर दरवाजे का हैंडल ढूंढा और घुमाया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। बाहर का वही माहौल था। उसने पलटकर दरवाजा बंद किया, 2-3 लंबे लंबे गहरे सांस लिए। फिर वो तेजी से कदम उठाती हुई अपने कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेखा दरवाजा बंद कर रही थी तो उसे किसी परिंदे की चीख और परों की फड़फड़ाने की तेज आवाजें सुनाई दी। पंखों की ये फड़फड़ाहट और चीख सुनकर उसकी निगाहों के सामने पिंजरे वाला उल्लू आ गया। पिंजरे में उल्लू का जख्मी होना, बेपनाह खून का बहना, खून से सने पदचिन्ह और फिर उस घायल उल्लू का उड़ जाना। और इसके साथ ही रेखा को उसके कहे शब्द याद आए। न तुम यहाँ आती, न पिंजरे में वो आता, न खून फैलता, और न ही उस खून में हम गुसल करते। क्या था ये सब? ये क्या गोरख धंधा था? रेखा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बहरहाल वो एक टांग वाला प्रेत खुश था और अपनी आजादी को रेखा से जोड़कर देखता था। अपनी आजादी की खुशी में वो रेखा को एक तोहफा दे गया था। रेखा ने बेड पर बैठकर उस तोहफे को उलट पलट कर देखा। खूबसूरत चमड़े की जिल्द थी। वो कोई किताब न थी, बल्कि डायरी थी। बिना लाइनों का सफेद चमकदार कागज। सारे पेज साफ तथा सादे थे। उन पर कुछ भी नहीं लिखा गया था। बड़ा विचित्र तोहफा था। रेखा उलझन व परेशानी का ही शिकार थी। उसने इस डायरी को एक पैकेट निकालकर उसके कवर में रख दिया। वो पॉकेट डायरी सहज ही इस कवर में आ गई। उसके इस कवर को भी अपनी वीडियो कैसेट्स के बीच में रख दिया। अब इस डायरी पर आसानी से ही किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। वैसे भी उसके कमरे में माया के अलावा कोई नहीं आता था और माया को चीजों से खामखा छेड़छाड़ करने की आदत न थी। कभी कभार अमर आ जाता था। वो भी रेखा के अनुनय पर थोड़ी देर बैठता, गपशप लगाता और चला जाता। गंगा मौसी तो अपने घुटनों की प्रॉब्लम से ऊपर आती जाती नहीं थी। रेखा अब अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। तनाव जाता रहा था और उसकी आंखों में नींद उतर रही थी। आंखें बोझिल हो रही थी। वो बिस्तर पर लेटी कि 5 मिनट के अंदर ही गहरी नींद में थी। और फिर सुबह जब रेखा मुंह हाथ धोकर नीचे पहुंची तो गंगा मौसी प्रतिदिन की तरह डाइनिंग टेबल पर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई। आओ रेखा। आ गई मौसी। रेखा चहकी, उन्हें नमस्कार किया। वह कुर्सी खींचकर उनके निकट बैठ गई। जवाब में गंगा मौसी ने दुआएं दी थी। माया कहाँ है? रेखा ने पूछा। आ रही है, चाय लेने गई है। मैं आ गई बीबी,
ये कहते हुए माया कमरे में प्रविष्ट हुई। केतली मेज पर रखी, उसे टी कोजी से ढका और कुर्सी घसीटकर खुद भी बैठ गई। जब से रेखा आई थी वो नाश्ते के लिए माया को साथ ही बिठाती थी। मौसी को ऐतराज हुआ था, लेकिन नेक दिल गंगा मौसी ने रेखा की खुशी के कारण इसे अपनी आन का मसला नहीं बनाया था। भाई कहाँ है? रेखा ने स्लाइस पर मक्खन लगाते हुए पूछा। भाई अपने कमरे में होगा और सो रहा होगा। नाश्ता नहीं करेंगे वो? गंगा मौसी ने मुंह बनाते जवाब दिया। उसने कभी हमारे साथ नाश्ता किया है जो आज करेगा? अब मौसी ऐसा भी नहीं है, कितनी बार तो हमारे साथ नाश्ता किया है उन्होंने। अब रहने भी दो रेखा, साल में 1-2 बार कर लिया तो क्या इसको बाकायदा नाश्ता करना कहते हैं? अच्छा ठहरिए, मैं उन्हें उठा कर लाती हूँ। लीजिए, बंदा खुद ही आ गया, अमर ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। उसने शायद ये बातें सुन ली थी। ये मौसी जरूर मेरी बुराइयां कर रही होगी। भाई क्या ऐसी वैसी? रेखा हंसकर बोली। मौसी की लाड़ भरी बुराइयों का क्या कोई अंत होता है? माया अमर के लिए सिके हुए स्लाइस लाने उठ गई। मौसी, ये आप मुझ कुंवारे के पीछे क्यों पड़ी रहती है? अमर ने शोखी से कहा। तो कर लेना शादी, किसने मना किया है? मौसी जलकर बोली। इन्होंने मना किया है, अमर ने बड़ी मासूमियत से कहा। गंगा मौसी समझी कि अमर ने रेखा की तरफ इशारा किया है। वो एकदम चौंक गई। खुद रेखा भी यही समझी थी कि इशारा उसी की तरफ है। वो आश्चर्य भरी नजरों से अमर को देखने लगी। इन्होंने किसने? गंगा मौसी ने तीखे स्वर में पूछा। वो उन्होंने, अमर ने कमरे के बाहर की तरफ इशारा किया। बाहर कौन है? किसको खड़ा करके आए हो? ओहो मौसी, इतनी अक्लमंद होकर भी मेरा इशारा नहीं समझी। वो कमरे वाले महापुरुष ने। इतना कहे अमर क्षण भर को रुका। मौसी की आंखों में उलझन के भावों को गहराते देख वो आगे बोला। क्या भूल गई मौसी? इस घर को खरीदने की दूसरी शर्त यह भी थी कि इस घर में बच्चे ना रहे तो अच्छा है। अब मौसी, अगर मैं शादी कर लेता तो इन 8 सालों में कितने बच्चे आपके दाएं बाएं खेल रहे होते, तो फिर हम कहाँ जाते? अमर के इस जवाब पर रेखा बेअख्तियार मुस्कुरा दी। बोली, आप भी कमाल करते हैं भाई, आपने इस कारण अब तक शादी नहीं की? अरे रेखा, तुम किसकी बातों में आ रही हो? मौसी बोल उठी। ये 1 नंबर की चीज है, अमर जिसका नाम है। थैंक गॉड मौसी, आपने मुझे 2 नंबर की चीज नहीं कहा। अमर हंस दिया। भाई एक बात बताएं, रेखा ने संजीदगी अपनाई। 1 नहीं 2 बात पूछें, लेकिन ये बातें शादी के बारे में नहीं होंगी। ठीक है, रेखा खुलकर मुस्कुराई। मैं तो ये पूछ रही थी कि उस रहस्यमय कमरे को कभी किसी ने खोलने की कोशिश की? नहीं, आज तक नहीं, अमर संजीदा होते बोला। लेकिन ये ख्याल आपके दिल में क्यों आया? बस ऐसे ही, रेखा बोली। हो सकता है ये दरवाजा बंद ही ना हो, क्यों ना देख लिया जाए कि वो बंद है या खुला हुआ। अगर खुला हो तो फिर अंदर जाने की हिम्मत की जाए, आखिर पता तो चले कि बंद दरवाजे के पीछे क्या है। आपका मतलब है कि वो दरवाजा लॉक नहीं है? अमर ने सीधा सवाल किया। हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि आप में से किसी ने उस दरवाजे के हैंडल को घुमाने की कोशिश नहीं की, या की है? नहीं की, और वो इसलिए नहीं की कि इस बंगले को बनवाने वाले इसके पिछले मालिक मिस्टर वासुदेव ने इस सिलसिले में हमें सख्ती से मना किया था। इस कमरे की कहानी अब तुम भी जानती हो, हम खामखाई कोई मुसीबत क्यों मोल लेते। वैसे मैं इस कमरे को बांधने वाले आमिल रोशन अली के क्वार्टर पर गया था। मालूम हुआ है कि वो अलीगढ़ शिफ्ट कर गए हैं। मौसी बोल उठी। रेखा, ये तुम्हारे सिर पर उस कमरे का भूत क्यों सवार है? तुम आखिर क्या करना चाह रही हो? पहले इस घर में क्या कम रहस्य में समझ में न आने वाली घटनाएं घट रही हैं? उस रात का वाकया जब भी याद आता है दिल धड़ धड़ करने लगता है। अरे मौसी, आप दिन ब दिन इतनी कमजोर दिल क्यों होती जा रही है? आप डरे नहीं, मैं करूंगी ये काम, रेखा ने दृढ़ स्वर में कहा। चुप, गंगा मौसी ने होठों पर उंगली रखकर उसे बोलने से मना किया। रेखा ने देखा कि माया आ रही है। वो खामोश हो गई। नाश्ता बड़ी बेदिली से हुआ। नाश्ते के बाद जब माया बर्तन समेटकर किचन में चली गई तो रेखा अमर से संबोधित हुई। पूछा, आप क्या चाहते हैं? भाई, आप जब लेडीज होकर भी दुस्साहस दिखाने को तैयार हैं, फिर मैं तो मर्द हूँ, मैं भला पीछे कैसे हट सकता हूँ? रेखा खिल उठी, हर्षित सी बोली। ये हुई ना बात, तो फिर चलिए चलकर देखते हैं, नेक काम में देर काहे की। रेखा रेखा, कुछ होश से काम लो, बावली हुई हो क्या? मौसी हड़बड़ा गई। मौसी, जब दरवाजा बंद ही है तो फिर हमारे हाथ लगाने से थोड़ी ही खुल जाएगा। हम कोई ताला तोड़कर तो कमरे में घुस नहीं रहे, हम तो सिर्फ हैंडल घुमाकर देखेंगे। अगर ताला खुला हुआ होगा तो जरा सा दरवाजा खोलकर देखेंगे। रेखा बड़े शांत भाव से बोली थी। मौसी, अपनी ये रेखा कह तो ठीक रही है। तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है, जो मर्जी आए करो, मैं तो जाती हूँ अपने कमरे में। गंगा मौसी अपने घुटनों पर हाथ रखकर उठने लगी। ठीक है मौसी, आप चले अपने कमरे में, हम अभी आकर आपको रिपोर्ट देते हैं।
रेखा भी कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ी हो गई। रेखा के दिल में जरा सा भी भय न था। वो जानती थी कि दरवाजा खुला हुआ है और अब उस कमरे में कुछ नहीं है। जो था वो रुखसत हो चुका है, इसलिए वो निर्भय सी आगे बढ़ने लगी। अमर उसके पीछे पीछे था। गंगा मौसी अभी कमरे से निकल नहीं पाई थी। रेखा व अमर उस रहस्यमय दरवाजे के सामने आकर रुक गए। अमर को हालांकि इस बंगले में शिफ्ट हुए 7-8 साल हो चुके थे, मगर उसने आज तक इस दरवाजे को गौर से नहीं देखा था। आज उसने पहली बार इस दरवाजे को बड़े ध्यान से देखा। दरवाजा बंद था। वो ताबीज काले कपड़े से सिला हुआ था और नायलॉन की काली डोरी उसमें लगी हुई थी। स्टील के हैंडल में उस काले डोरी को 3-4 बल देकर ताबीज लटका दिया गया था। डोरी इस तरह हैंडल के गिर्द लपेटी गई थी कि ये ताबीज गिर नहीं सकता था। अमर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा तो रेखा ने उसे रोक दिया था और खुद आगे बढ़कर हैंडल पर हाथ रख दिया। अमर का दिल धाड़ धाड़ करने लगा। रेखा भी किंचित परेशान हुई थी। इस बीच उसने हैंडल पर दबाव डालकर उसे घुमाना चाहा। हैंडल जरा सा घूमा लेकिन दरवाजा ना खुला। दरवाजा लॉक था। रेखा ने हैंडल को 2-3 बार ऊपर नीचे किया। दरवाजा खोलने के लिए जोर लगाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तब वो गहरी सांस लेकर पीछे हट गई। उसे बड़ी हैरत हो रही थी। उसने 1 बार नहीं 3 बार उस दरवाजे को खोला था और उसने जब भी हैंडल पर हाथ रखा था दरवाजा खुल गया था। वो राती को इस कमरे में गई थी, उस लंगड़े व्यक्ति से मिली थी जो रासी पोशाक में था। क्या वो सब उसका भ्रम था? उसकी कल्पनाओं की उड़ान थी? उसके जहन की करिश्मा साजी थी? भाई, आप जरा कोशिश करें। अमर ने आगे बढ़कर हैंडल पर जोर देकर ऊपर नीचे किया मगर दरवाजा नहीं खुला। खुलता कैसे? दरवाजा लॉक था। ये लॉक्ड है रेखा, अमर बोला। अब रेखा कैसे कहती? अब तक वो दरवाजा लॉक नहीं था। वो 3 बार इस दरवाजे को खोल चुकी है। 1 बार तो इस कमरे के अंदर भी जा चुकी है। वो ये सब नहीं कह सकती थी, वरना उसे सचमुच ही पागल समझ लिया जाना था। रेखा को अब अपने आप पर संदेह होने लगा था। ये उसे क्या हो रहा था? क्या वो किसी दिमागी बीमारी का शिकार हो गई थी? इन्हीं बिफरी सोचों के बीच उसे ध्यान आया कि उस लंगड़े प्रेतराज ने उसे एक तोहफा दिया था। मुझे जाकर वो डायरी देखनी चाहिए, उसने सोचा था। अरे क्या हुआ? पीछे से गंगा मौसी की आवाज आई। वो धीरे धीरे चलती हुई अब पहुंची थी और अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई इन्हें परेशान नजरों से देख रही थी। दरवाजा लॉक है मौसी, अमर ने उन्हें बताया। मेरे लिए कौन सी नई बात है? ये बात तो जब से इस घर में आई हूँ जानती हूँ, पिछले 7-8 सालों से। मौसी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई। फिर अमर ने भी कुछ कहे बिना अपने कमरे का रुख किया। उसे ऑफिस के लिए तैयार होना था और अब रेखा दरवाजे के सामने अकेली रह गई थी। उसने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए लेकिन 2-4 कदम चलकर वो ठिठकी और वापस पलटी। उसने सोचा एक बार फिर क्यों ना दरवाजे को आजमाए। अब वो अकेली थी तो शायद। उसने बड़ी सावधानी से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, नीचे की तरफ दबाव डाला। हैंडल नीचे हो गया लेकिन दरवाजा ना खुला। दरवाजा वाकई लॉक था। अब वो अपने प्रति चिंतित हो उठी थी। अब वो विश्वास व अविश्वास जैसी दुविधा में फंसकर रह गई थी। होने या ना होने का दारोमदार अब उस डायरी पर था जो उसने कैसेट कवर में कैसेटों के बीच छिपा कर रखी थी। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर पहुंची, दरवाजा बंद किया और फिर धड़कते दिल से कैसेटों के रैक की तरफ बढ़ी। निकट जाकर उसने पंक्तिबद्ध कैसेटों पर निगाह डाली तो उसे वो कैसेट कवर नजर आ गया जिस पर कोई लेबल नहीं लगा था। उसने जल्दी से वो कवर बाहर निकाला और उस कवर में रखी डायरी बाहर खींच ली। चमड़े की जिल्द वाली खूबसूरत डायरी मौजूद थी। रेखा ने आंखें बंद करके भगवान का शुक्रिया अदा किया। अगर ये डायरी ना मिलती तो अपनी नजरों में खुद को पागल मानने को मजबूर हो जाती और ये सोचने को विवश हो जाती कि अब तक जो भी हुआ उसके जहन की कल्पना मात्र ही था। और अब वो सोच रही थी कि लंगड़े प्रेतराज का तोहफा मौजूद था और उसे यह तोहफा उसी काले कमरे के अंदर दिया गया था। वो कमरे में किस तरह गई थी? कमरे का दरवाजा अगर उस वक्त खुला था तो अब किस तरह बंद हो गया था? आखिर ये सब क्या रहस्य था? यही क्या, रेखा की जिंदगी में तो वैसे भी बहुत से रहस्य थे। उसकी जिंदगी किसी पहेली से कम न थी। चारों तरफ इशारे ही इशारे थे और इशारों का कोई हल न था। कुछ समझ में नहीं आता था। लोग उसे शीना क्यों कहते थे? दिवंगत दादा हरिओम ने उसका असली नाम शीना बताया था। शीना अपने आप में एक रहस्यपूर्ण नाम था। फिर वो रहस्यमय व्यक्ति काला चिराग, उसने भी उसे शीना ही कहा। रेखा नहीं जानती थी कि उसका ये नाम किसने रखा, कब रखा। उसने तो जब से होश संभाला था अपना नाम रेखा ही सुना था। उसकी जिंदगी से जुड़ा एक रहस्य ये भी तो था कि वो जिस घर में पली थी और जिनको अपना माँ बाप समझती रही थी, ये उसके माँ बाप ना निकले थे। दिल्ली से उसे यहाँ क्यों भेजा गया? बलदेव अंकल उसे दिल्ली क्यों नहीं बुलाते थे? फिर वो रहस्यमय सपना, दादा हरिओम का लिफाफा, ये काला कथित प्रेतग्रस्त कमरा,
एक सिलसिला था सवालों का, सवाल ही सवाल थे और जवाब किसी के पास न थे। रेखा के दिल में एक हुक सी उठी, काश कोई ऐसा होता जो उसकी जात से पर्दा उठा सके, जो बता सके वो कौन है। काश कोई बता सकता। बड़ी तीव्र इच्छा थी ये रेखा की, और इन सब बातों के बारे में उसने आज तक नहीं सोचा था। कहां से पाएगी वो अपनी पहेली, जिंदगी का हल? कौन बताएगा ये सब उसे? वो बेचैनी सी महसूस करने लगी, अजीब सी मानसिक उद्विग्नता। डायरी उसके हाथ से छूटकर कालीन पर गिर पड़ी। उसने झुककर डायरी उठाई और बेड पर बैठकर यूं ही उसके पन्ने खोलकर देखने लगी। और अब उसने डायरी के कुछ पन्नों पर कुछ लिखा हुआ देखा। वो चौंकी। ये क्या? उसने जब डायरी कवर में रखी थी तो उसमें कुछ भी लिखा न था। पूर्णतः सफेद साफ पन्ने देखकर वो तब हैरान हुई थी, पर अब उसी डायरी के कुछ पृष्ठों पर कुछ लिखा नजर आ रहा था। वो इन पन्नों को देखने लगी। बड़ा ही खूबसूरत सुलेख था। एक एक शब्द मोतियों की तरह टका हुआ था। ये लेख काली स्याही से लिखा गया था। रेखा ने पहला पन्ना सामने किया और पढ़ने लगी। लिखा था, तुम परेशान क्यों होती हो? हम बताएंगे तुम्हें कि तुम कौन हो। तुम्हें तुम्हारे दिमाग में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिलेगा। चलो पहले अपने बारे में जान लो, फिर जो चाहे सवाल कर लेना। तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे। तुम्हारे दादा सर निहाल चंद बड़े असरो रसूख के प्रभावशाली आदमी थे। उन्होंने अंग्रेजों से सर का खिताब पाया। बड़े नेक दिल इंसान थे। सावनपुर में उन्होंने अपने रहने के लिए जो हवेली बनवाई थी वो अपने तर्ज की अनोखी थी। दूर दूर से लोग इस हवेली को देखने आया करते थे। सर निहाल चंद को देहात की जिंदगी बहुत पसंद थी, लेकिन उनके बेटे यानी तुम्हारे पिता कृष्णकांत ग्रामीण जिंदगी से एलर्जिक थे। उन्होंने तुम्हारे दादा से जिद करके मॉडल टाउन दिल्ली में एक कोठी बनवा ली थी। मॉडल टाउन की उसी कोठी में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। तुम्हारे पिता कृष्णकांत भी तुम्हारे दादा की तरह ही एक नेक नियत इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, और उनकी तुलना में तुम्हारे चाचा रमाकांत ने कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं की थी। नेकी करना और गरीबों के काम आना तो दूर की बात है। रमाकांत एक साजिशी ज़हन का व्यक्ति था। वो बचपन ही से ऐसा शातिर था कि शरारत खुद करता था, लेकिन डांट बड़े भाई यानी तुम्हारे पिता को पड़ती थी, और तुम्हारे पिता कृष्णकांत अपने बड़ेपन में उसे माफ कर दिया करते थे। उन दोनों भाइयों की जिंदगी भर यही आदत रही। तुम्हारे चाचा ने अपनी खलनायकी ना छोड़ी और तुम्हारे पिता ने अपनी फितरत ना बदली। तुम्हारे दादा सर निहाल चंद की मौत के बाद उनकी वसीयत के अनुसार जमीन और दूसरी जायदाद का बंटवारा हुआ। जायदाद के बंटवारे के साथ सावनपुर की हवेली भी बट गई थी, लेकिन तुम्हारे पिता वाले हिस्से पर भी तुम्हारे चाचा का कब्जा था, क्योंकि तुम्हारे पिता को देहाती जिंदगी पसंद न थी। इसलिए वो कभी कभार सावनपुर का रुख करते थे, और फिर अपने बाप की मौत के बाद तो उन्होंने सावनपुर का रुख करना ही छोड़ दिया था। इस प्रकार जमीन जायदाद और हवेली नाम से तो तुम्हारे पिता कृष्णकांत की ही थी, लेकिन वास्तविक कब्जा रमाकांत का ही था। तुम्हारे पिता साल 6 महीने बाद सावनपुर आकर अपनी जमीनों की आमदनी ले जाया करते थे, और सावनपुर कभी रुपए पैसे की गर्ज से नहीं आते थे। असल में उन्हें शिकार का शौक था। वो यहाँ शिकार खेलने के लिए जाया करते थे, और तुम्हारा चाचा रमाकांत जमीनों की आमदनी के नाम पर कुछ रकम उनके ब्रीफकेस में रख दिया करता था। कृष्णकांत ने कभी भी अपने भाई से अपने जायदाद और आमदनी का हिसाब नहीं लिया था, लेकिन रमाकांत बड़े हिसाब किताब वाला आदमी था। वो बड़ी खूबसूरती से एक एक पाई का हिसाब रखे हुए था, और एक एक कदम बहुत सोच समझकर होशियारी से उठा रहा था। तुम्हारे पिता आर्ट की दुनिया के आदमी थे। साहित्य और शेर व शायरी से लगाव था। खुद भी शायरी कहते थे। पेंटिंग का भी शौक था। अपना शौक पूरा करने के लिए उन्होंने दिल्ली में एक निजी गैलरी खोल रखी थी। इस आर्ट गैलरी के साथ ही उन्होंने एक रेस्तरां भी खोल रखा था। रुपए पैसे की उनके पास कोई कमी नहीं थी। ये व्यवसाय उन्होंने महज अपने दिल बहलाव के लिए खोल रखे थे। तुम्हारे पिता ने अभी तक शादी नहीं की थी, जबकि तुम्हारे चाचा की शादी तुम्हारे दादा की जिंदगी में हो गई थी। उसके 3 बेटे थे, सूरज, दीपक और विजय। तीनों हवेली में दंदनाते फिरते थे। उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तुम्हारे पिता ने अभी तक शादी नहीं की, और शादी ना करने की कोई खास वजह भी ना थी। उनकी शुगल और उनकी व्यस्तताएं ही कुछ ऐसी थी कि उन्हें फुर्सत ना मिलती थी। जिंदगी बस यूं ही गुजरती जाती थी। तुम्हारे दादा ने इस तरफ कभी तवज्जो नहीं दिलवाई, लेकिन वो बस हंसकर टाल जाते। माँ थी नहीं। वो 2 बेटों को जन्म देकर कब की परलोक सिधार चुकी थी। अपनी बीवी से सर निहाल चंद को इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने उसके बाद दूसरी शादी करने के बारे में सोचा तक न था, और बेटों की शादी में माओ की दिलचस्पी ज्यादा होती है। वही जिद करके बेटों को शादी के लिए मजबूर कर देती हैं। यहाँ कोई जिद करने वाला नहीं था, और कृष्णकांत को शादी करने का कोई शौक नहीं था। फिर तुम्हारे चाचा तो यही चाहते थे कि बड़ा भाई शादी ना करे तो अच्छा ही है, कि शादी होगी तो औलाद भी होगी, और औलाद होगी तो जमीन जायदाद भी बढ़ जाएगी।
रमाकांत तो अपने बड़े भाई के सामने शादी के बाद की समस्याओं का रोना रोते। उन्हें शादी से दूर रहने को ही उकसाता रहता था। वो औलाद को मुसीबत कहता था और तुम्हारे बाप को खुशनसीब कहता था कि उन्होंने शादी ना करके बड़ी अक्लमंदी का सबूत दिया था और वो हर तरह के जंजाल से बचे हुए थे। लेकिन बीबी सच ये है कि किसी के चाहने या ना चाहने से भी कभी कुछ होता है। फिर शादी का मामला तो सीधे तकदीर और संजोग से जुड़ा होता है। जब तकदीर इंसान की जिंदगी में महकते महकते खुशगवार लम्हे लाना चाहती है तो वैसे ही संयोग पैदा कर देती है। तुम्हारे पिता कृष्णकांत 40 साल के होने को आए थे। शादी का ख्याल कभी उनके जहन में ना आया था, तो अब इतनी उम्र हो जाने के बाद वो जहन से बिल्कुल ही निकल गया था। पर तभी अचानक एक युवती तुम्हारे पिता की जिंदगी में आ गई। तुम्हारे पिता ने अपनी आर्ट गैलरी में एक आर्टिस्ट की चंद पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई थी। उन्होंने कुछ बहुत ही खास लोगों को वो प्रदर्शनी देखने को आमंत्रित किया था। वो युवती सारिका उस प्रदर्शनी में किसी मेहमान के साथ आई थी। जब उस मेहमान ने सारिका नाम की इस युवती का परिचय तुम्हारे पिता से करवाया तो वो परिचय ही जिंदगी भर का संबंध बन गया। पहली मुलाकात में जैसे दोनों ने जाना कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। जब दो अजनबी एक दूसरे को देखकर ये महसूस करने लगे कि हम एक दूसरे से सदियों से परिचित हैं, तो फिर ये मदमाता एहसास एक खुशगवार बंधन में बन जाता है। वे मिलते रहे और फिर जल्दी ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। तुम्हारे चाचा रमाकांत ने जब ये खबर सुनी तो उन्होंने जाहिरी तो बड़ी खुशी दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर उनके सीने पर सांप लौटने लगे। और अगर उसके लिए किसी तौर भी संभव होता तो वो यथासंभव शादी को रोक देता, लेकिन वो बेबसी से हाथ मलता रहा और तुम्हारे बाप ने शादी कर ली। तुम्हारी माँ सारिका एक बहुत ही सुलझी हुई औरत थी। वो खुद बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए धन दौलत से उसे कतई लगाव नहीं था। उसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो वो अपने पति की विशाल जायदाद और संपदा जानकर उस पर अपना कब्जा करने की कोशिश जरूर करती। सारिका ने देखा कि उसके पति को पुश्तैनी जमीन जायदाद से कोई लगाव नहीं है, तो उन्होंने भी इस बारे में उनसे कभी कोई बात नहीं की। तुम्हारा चाचा रमाकांत बहुत खुश था क्योंकि शादी को 1 साल से ऊपर हो गया था और किसी बच्चे के जन्म की कोई खबर नहीं आई थी। तुम्हारे पिता कृष्णकांत मॉडल टाउन वाली कोठी में संतुष्ट और प्रसन्न जिंदगी बिता रहे थे। तुम्हारे चाचा ने कई बार उन्हें सावनपुर आने को कहा था, लेकिन तुम्हारे पिता वहां जाने से कतराते थे। शादी के तुरंत बाद बस एक बार ही वो सावनपुर गए थे। बहरहाल अब तुम्हारे चाचा चाची को बस यही चिंता लगी रहती थी कि अगर कृष्णकांत के यहाँ अगर कोई वारिस आ गया तो क्या होगा। वो नहीं चाहते थे कि हाथों में आई जायदाद वापिस आ जाने के बाद हाथ से निकल जाए। चाचा चाची ने उन दोनों यानी तुम्हारे माँ बाप पर टोने टोटके भी करवाए, लेकिन बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। वे ना किसी के चाहे पैदा होते हैं और ना ही किसी के चाहे रोके जा सकते हैं। सृष्टि का स्वामी ही इंसानों को वारिस दे सकता है। शादी के 2 साल बाद कृष्णकांत के यहाँ लड़का पैदा हुआ। उसका नाम इंद्रजीत रखा गया। इंद्रजीत के जन्म ने सावनपुर की हवेली पर मातम की चादर बिछा दी, जबकि तुम्हारे माँ बाप बहुत खुश थे। हाँ, भाई के नाम पर चौंको मत। तुम्हारा एक सगा भाई इस दुनिया में मौजूद है। वो इस वक्त कहाँ व किस हालत में है ये बाद में जान सकोगी। फिलहाल ये सुनो कि इंद्रजीत के जन्म ने तुम्हारे चाचा के गांड में कैसी आग भर दी। उसके सारे टोने टोटके बेकार हो गए। इंद्रजीत बहुत ही बुद्धिमान लड़का था। 10-12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसने बहुत कुछ सीख लिया। तैराकी, घुड़सवारी, ड्राइविंग, कुश्ती, निशानेबाजी, उसकी उठान भी बहुत अच्छी थी। वो 12 साल की उम्र में भी 14-15 साल का लगता था और तुम्हारे पिता कृष्णकांत की पसंद के विपरीत उसे देहात की जिंदगी से बहुत लगाव था। उसका बस नहीं चलता था कि वो सावनपुर में ही स्थायी रूप से आके रहे। इंद्रजीत ने यह भी बहुत जल्द जान लिया था कि उसके चाचा ने अपने बड़े भाई के सीधेपन से खूब फायदा उठाया था। इंद्रजीत जान गया था कि उसके बाप की जमीन जायदाद कितनी है। और फिर जब रमाकांत ने इंद्रजीत को सिर उठाते देखा तो वो चिंतित हो उठा और लगा विभिन्न तरकीबें सोचने। उसके साजिशी दिमाग में साजिशें पकने लगी। अपने भाई से उसे कोई खतरा न था क्योंकि वो 54 साल का हो चुका था और अपनी जिंदगी के अंतिम चरण में पहुंच रहा था। मगर किशोर इंद्रजीत तो उसकी निगाह में वो डाकू था जो घर की दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे फौरन ही ना रोका गया तो उसका घर में घुस आना यकीनी था। खलनायिका फितरत वाले रमाकांत का शातिर दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। वो तुम्हारे भाई इंद्रजीत को लेकर विभिन्न मंसूबों पर सोच विचार कर रहा था। उधर तुम्हारा चाचा अपना जाल बुनने में व्यस्त था तो इधर तकदीर अपना खेल खेल रही थी। रमाकांत किसी भी तरह कृष्णकांत के इकलौते वारिस से छुटकारा चाहता था कि एक और वारिस दुनिया में आ गया और वो तुम थी। 12 वर्ष बाद भगवान ने कृष्णकांत के घर में एक बार फिर खुशियों के दीप रोशन कर दिए। कृष्णकांत को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी। उसकी ये ख्वाहिश आखिर तुम्हारी मोहिनी सूरत में पूरी हो गई। तुम्हारे भाई इंद्रजीत ने जब से सावनपुर के चक्कर लगाने शुरू किए थे तब से ही रमाकांत के तेवर बदलने लगे थे।
और इन तेवरों को कृष्णकांत भलीभांति समझ रहे थे। इंद्रजीत जब भी सावनपुर जाता, कृष्णकांत का दिल अज्ञात भय से धड़कने लगता। वो अपने बेटे को जाने से नहीं रोकते थे, लेकिन दिल से चाहते थे कि वो सावनपुर ना जाए। उनके दिल में अंदेशे से उठते थे और अपने अज्ञात खौफ से पेशे नजर उन्होंने इंद्रजीत के साथ 2 ट्रेंड बॉडीगार्ड भेजने शुरू कर दिए थे। यूं जब इंद्रजीत अपने बॉडीगार्डों के साथ हवेली के सामने जीप से उतरता तो रमाकांत की आंखों में किसी कांटे की तरह चुभ जाता। और फिर अंततः तुम्हारे चाचा रमाकांत ने एक मंसूबा बना ही लिया कि उसे क्या करना है। रमाकांत का छोटा बेटा विजय हालांकि इंद्रजीत से उम्र में बड़ा था, लेकिन उसकी इंद्रजीत से घनिष्ठता थी। सावनपुर में वे जहां भी जाते इकट्ठे जाते। इंद्रजीत को अपने बाप की तरह शिकार का शौक था। एक बार जब वो सावनपुर पहुंचा तो हमेशा की तरह तीतर के शिकार का प्रोग्राम बन गया। रमाकांत ने इस बार सारी योजना बना रखी थी। इंद्रजीत के दोनों बॉडीगार्ड को दूध में अफीम मिलाकर दे दी गई और सुबह सवेरे जब इंद्रजीत अपने चचेरे भाई विजय और दूसरे नौकरों के साथ शिकार पर जाने के लिए निकला तो हवेली के फाटक पर उसे सूचना दी गई कि उसके दोनों बॉडीगार्ड गहरी नींद सो रहे हैं। बार बार उठाए जाने पर भी नहीं उठ रहे हैं। इंद्रजीत ने सोचा शायद दोनों रात भर ताश खेलते रहे होंगे, पर इंद्रजीत को शिकार पर अपने इन बॉडीगार्डों की जरूरत भी नहीं थी। वो उन दोनों को सोता छोड़कर शिकार पर निकल गया। और फिर अस्पताल में तुम्हारे पिता को 2 खबरें मिली। तुम अंदाजा लगा सकती हो कि वे 2 खबरें क्या रही होंगी। भाई, पहली खबर तो तुम्हारे बारे में थी। ये खुशखबरी कृष्णकांत को पूरे 12 साल बाद मिली थी। जब नर्स ने एक फूल सी बच्ची पैदा होने की सूचना तुम्हारे बाप को दी तो ये खबर सुनकर वो मारे खुशी के नाचने ही तो लगे थे। इतनी खुशी तो उन्हें तुम्हारे भाई इंद्रजीत के जन्म पर भी नहीं हुई थी। तुम्हारे पिता को लड़कियां बहुत पसंद थी। वो तुम्हारे जन्म को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहते थे, लेकिन वक्त ने कुछ और ही गुल खिला दिया। एक अच्छी खबर के बाद फौरन ही एक दूसरी बुरी खबर मिली और ये बुरी खबर थी तुम्हारे भाई इंद्रजीत के बारे में। और ये खबर लेकर आया था रमाकांत का बड़ा बेटा सूरज। उस वक्त जब तुम्हारे बाप तुम्हारे जन्म की खुशखबरी किसी को सुनाने को बेताब थे, ऐन उस वक्त सूरज अचानक ही तुम्हारे बाप के सामने आकर खड़ा हो गया। उसका सिर झुका हुआ था और चेहरे पर दहशत बरस रही थी। कृष्णकांत उसकी सूरत देखकर अपनी खुशी भूल गए। उन पर थर्राट व्याप्त हो गई। तत्काल ही उनके दिमाग में जो पहला ख्याल आया था कि उनके भाई रमाकांत का देहांत हो गया है। लेकिन रमाकांत भला आसानी से मरने वाली चीज कहाँ था। ये खबर तुम्हारे चाचा के बजाय तुम्हारे भाई के बारे में थी। सूरज ने बड़े नाटकीय अंदाज में अपना सिर उठाया, बाहें फैलाई और तुम्हारे पिता से लिपटकर बेतहासा रो पड़ा और रोते रोते बोला, ताया जी, हमारे भाई को डाकू उठा ले गए। ये खबर सुनकर कृष्णकांत की ज़हन में सन्नाटा उतर गया। घबरा कर ही पूछा, किस भाई को? हमारे भाई इंद्रजीत को, सूरज ने अपनी भीगी पलकें पोंछते हुए कहा। इस तरह अस्पताल में तुम्हारे पिता को 2 अच्छी बुरी खबरें एक साथ मिली और उनका हाल हुआ सो हुआ। लेकिन जब तुम्हारे चाचा रमाकांत को यह खबर मिली कि बड़े भाई के यहाँ 12 साल के बाद बच्ची ने जन्म लिया है, तो खुशी जो इंद्रजीत को डाकुओं द्वारा उठाए जाने की वजह से हुई थी, दिल में तीर बनकर चुभ गई। उसने अपने तौर पर जायदाद के वारिस को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन ऊपर वाले ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया था। वो बड़े शैतानी मिजाज का आदमी था। उसके दिमाग में जो शैतानी आ जाती थी उसे निकालना फिर आसान न होता। जायदाद के लालच ने उसको अंधा कर दिया था। उसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि जायदाद के मालिक यानी तुम्हारे पिता कृष्णकांत को कुछ नहीं कहना है, क्योंकि वो तो खुद ही मौत के करीब होता जा रहा था। कितने बरस और जीता और जायदाद के वारिसों को छोड़ना नहीं है, ताकि लाठी भी ना टूटे और जितने भी सांप राह में आए मर जाए और उस पर कोई उंगली भी ना उठा सके। तुम्हारे भाई इंद्रजीत के साथ क्या हुआ, जंगल में उसका अपहरण किसने किया और किसने करवाया, वो कहाँ पहुंचा और उस पर क्या बीती, अगर मौका मिला तो ये सब बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम अपने बारे में जान लो। एक बेनाम सी खटक जो तुम्हारे पिता के दिल में होती रहती थी और कोई अनजाने अंदेशे से जो उनके दिमाग में सिर उठाते रहते थे, इंद्रजीत के अपहरण ने उन्हें सच साबित कर दिखाया था। वो नहीं चाहते थे कि इंद्रजीत सावनपुर जाए, लेकिन वो लड़का मानता ही नहीं था। आखिर नतीजा सामने आ गया। अब वो अपने भाई की तरफ से शंकित हो गया। उन्हें अंदाजा हो गया कि रमाकांत क्या चाहता है, लेकिन समस्या ये थी कि वो उनका भाई था। बिना सबूत के वो उससे कुछ कह नहीं सकते थे। तुम्हारे पिता बिना प्रमाण के उसकी तरफ उंगली उठाने को तैयार न थे और रमाकांत ऐसा शातिर था कि सबूत छोड़ता न था। तुम्हारे भाई को खत्म करवा के वो बहुत खुश था कि अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा निकाल फेंका है, लेकिन तुम्हारे जन्म ने उसके सपनों को खाक में मिला दिया था और ये उसे बर्दाश्त न था। सो उसने अपने दिमाग की कमान में साजिश का एक और तीर चढ़ाया और अब तुम उसके निशाने पर थी। लेकिन वो जानता था कि जिस लड़की को निशाना बनाने जा रहा है उसका नाम शीना है, जो अपने आप में चीते की खसलत रखती है। जिस नाम को सुनकर तुम बार बार चौंकती हो, यह अर्थपूर्ण लेकिन प्यारा सा नाम वास्तव में तुम्हारे दादा सर निहाल चंद को बहुत पसंद था।
वो प्राय कहा करते थे कि अगर मेरी कोई लड़की होती तो मैं उसका नाम शीना रखता। भगवान ने उन्हें कोई बेटी ना दी। जब तुमने जन्म लिया तो तुम्हारे पिता को अपने पिता कृष्णा की याद आई और उन्होंने तुम्हारा नाम शीना रख दिया। लेकिन ये प्यार भरा नाम चल ना सका। हालात ने ऐसा पलटा खाया कि तुम्हारा नाम बदलकर रेखा रख दिया गया। इस तरह तुम अपने असली नाम के बारे में कुछ न जान सकी। ये नाम बस कुछ एक ज़हनों में ही सुरक्षित रह गया। तुम्हारे पिता कृष्णकांत अपने भाई की तरफ से शंकित तो हो ही चुके थे, लेकिन उनकी फितरी सराफत ने कोई सीधा व सख्त कदम न उठाने दिया। वो जालिम की बजाय मजलूम बनना पसंद कर लेते थे। वो मुंह पर जवाबी थप्पड़ मारने की बजाय अपना दूसरा गाल पेश करने के आदी थे। हर कोई उसे समझा रहा था कि तुम्हारा भाई हस्ती मिटाकर जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेना चाहता है। इंद्रजीत को भी उसने गायब करवा दिया है और अब उसके बाद शीना का नंबर है, होशियार हो जाओ। लेकिन जवाब में वो हंसकर कहते, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हो रहा था। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देने के बाद मुश्किल से 3 माह ही जिंदा रह सकी। उन्हें अपने बेटे इंद्र से बहुत मोहब्बत थी। उसके गुम होने की खबर नहीं उन्हें दुनिया से बेगाना कर दिया था। कृष्णकांत जब भी घर लौटते वो बस एक ही सवाल पूछती, मेरा इंद्र कहाँ है। तुम्हारे पिता कृष्णकांत कोई छोटे मोटे आदमी न थे। असीमित असर रसूख था उनका। फिर रुपए पैसे की भी कोई कमी न थी। पुलिस ने सावनपुर के जंगलों का और उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन इंद्रजीत का कोई सुराग ना मिला। उसका कुछ पता लगता भी कैसे, उसे डाकुओं ने उठाया ही कहाँ था। बहरहाल इंद्रजीत ना मिला, न उसके बारे में कोई खबर मिली और ना ही उसकी लाश। तुम्हारी माँ अपने बेटे की याद में होश गंवा बैठी और फिर अंततः 3 माह की अवधि में तड़प तड़प कर मर गई। आखिरी सांस लेते वक्त एक फ्रेम की हुई तस्वीर उनके सीने पर रखी हुई थी। ये तुम्हारे भाई इंद्रजीत की तस्वीर थी। बेटे इंद्र की गुमशुदगी और सारिका की मौत ने तुम्हारे बाप को हिलाकर रख दिया। वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गए थे। अब उन्हें तुम्हारी चिंता दिन रात खाई जाती थी। कुछ इसके इशारे मिले थे जिससे ये जाहिर होता था कि रमाकांत अब तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। तो दोस्तों, ये था स्वाहा नॉवल का पार्ट 4। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।